Good morning, dear students, lovely students, class 5 students. Our last topic which we have to discuss now today, the natural disasters. हम लोगों ने चैप्टर 15 को स्टार्ट कर लिया था. चैप्टर 15 में नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में हम लोग देख रहे थे. प्राकृतिक आपदा, ये चैप्टर का जो हिंदी मीनिंग हुआ नेचुरल डिजास्टर, चैप्टर नंबर 15 वो है नेचुरल डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक आपदा. तो हम लोग प्राकृतिक आपदा में सबसे पहले जो है वो जो बातें हैं उसको डिस्कस करेंगे और वो है अर्थक्वेक. सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो अर्थक्वेक यानी भूकंप कैसे आता है. An earthquake is a sudden shaking of the earth's surface. They are caused by movement inside the earth. कहता है कि पृथ्वी पर जो अर्थक्वेक आता है, जो भूकंप आता है, वो एक पृथ्वी के जो है वो कंपन के कारण होता है. अचानक से जो है पृथ्वी जो है कांपने लगती है, शेकिंग करने लगती है. और पृथ्वी के अचानक से कांपने के कारण जो है वो पृथ्वी जो है वो अपने स्थान से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, मूव कर जाती है. और जिसके कारण जो है वो एक पृथ्वी के ऊपरी सतह जो है पूरी तरह से क्या हो जाती है, उसमें मुड़ान आ जाता है, ट्रेमर आ जाता है, मुड़ाव आ जाता है. और इससे काफ़ी ज़्यादा हमारे जीवन को या हमारे जो जान मान की जो है उसका नुकसान होता है. कई लोगों की जान इसमें मृत्यु हो जाती है. कई पेड़ पौधे जो है वो जितने प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी मकान हैं, सब ध्वस्त हो जाते हैं भूकंप में. तो अर्थक्वेक रेंज इन द स्ट्रेंथ फ्रॉम अ माइल्ड ट्रेमर्स दैट कैन बेयरली फेल टू वायलेंट मूवमेंट्स दैट कैन कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अगर भूकंप के झटके थोड़े हल्के हैं तो इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन भूकंप के झटके अगर ज़्यादा वायलेंट हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, काफ़ी ज़्यादा बर्बादी करते हैं. जैसे भूकंप के झटके अगर आपको ज़्यादा महसूस हो रहे हैं तो आप जो है वो इससे आपके आसपास के क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड यूजिंग द रिचर स्केल, दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. कहा जाता है कि भूकंप की जो तीव्रता होती है, उसका जो है वो इंटेंसिटी होता है, ठीक है, वो हम लोग जो है वो एक स्केल के माध्यम से हम लोग मेज़र करते हैं. तो अगर हम लोग फर्स्ट देखें तो रिचर स्केल है, एक स्केल बनाया गया है. अगर उस स्केल में भूकंप के झटके का जो मेज़रमेंट है, उसका जो वेव है वो 1 से 4 के बीच में दिखा रहा है. अगर 1 से 4 के बीच में ही उसका जो है मूवमेंट हो गया, जैसे कि मान लीजिए ये स्केल है, सपोज दैट मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये स्केल है और उसको ज़मीन पे लगा दिया जाता है. सीधा नहीं खींचा है, फिर से खींचता हूँ. ये आपको एक स्केल है, ठीक है, और ये स्केल है और स्केल में सपोज दैट ये स्केल है, इसमें जैसे सीधा खींचा और इसमें मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ ये 1 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हुआ, ये 6 सेंटीमीटर, 5 हुआ, ये 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ. तो जितना रेंज जाएगा, जैसे एक बार झटका हुआ तो इतना ही गया, यानी कि ये 4 पे रह गया, 1 से 4 के बीच में है ये. तो 1 से 4 के बीच में अगर है तो उसका जो वेव है, उसका जो कंपन है वो 1 से 4 के बीच में है, यानी कि माइनर अर्थक्वेक है. मतलब कि ज़्यादा उससे नुकसान आपको नहीं होने वाला है. ज़्यादा नुकसान उस भूकंप के झटके से आपको ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा आपका जो पृथ्वी का नुकसान नहीं होगा. दूसरा, अगर भूकंप के झटके 5 सेंटीमीटर तक चला गया, उसका जो वेव है, उसका वेव लेंथ 5 सेंटीमीटर तक है, तो इससे भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. मॉडरेट अर्थक्वेक है, मतलब कि ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है. ज़्यादा पेड़ पौधे या जो है पृथ्वी नहीं फटेगी, ज़्यादा जो है मकान टिका रहेगा. लेकिन जैसे ही भूकंप के झटके
रिचर स्केल से 5 रिचर स्केल से ज़्यादा हुए, समझे, 5 से जैसे ही ज़्यादा हुए वैसे ही जो है वो एक अर्थक्वेक एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक में चेंज हो जाएगा। यानी 6 सेंटीमीटर, अगर 6 भूकंप का रिचर स्केल माना गया, 6 रिएक्टर पैमाना, तो यानी कि वो एक भूकंप बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक हो गया। और वहीं अगर इससे नुकसान होगा, उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन नुकसान होगा, जान भी जा सकती है। 7 हो तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और ग्रेट अर्थक्वेक यानी 8 या 8 से ज़्यादा हो गया, 8 रिचर स्केल से ज़्यादा हो गया तो अब कुछ नहीं बचेगा, पृथ्वी के अंदर सारी चीज़ें फट के सारा चीज़ समाप्त हो जाएगा, सारा टूट जाएगा, एवरीथिंग आर डिस्ट्रॉयड। जैसा कि एक अर्थक्वेक हमें याद होगा 2015 में जो है नेपाल में आया था। ये एक दृश्य नेपाल का दिखाया गया है। नेपाल जिसकी राजधानी काठमांडू है, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, याद रखना चाहिए। वहाँ पर कई बार भूकंप आए हैं। तो एक बार भूकंप 2015 में आया था जिसमें 9000 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसका जो मेन सेंटर था वो नेपाल था, नेपाल का काठमांडू कोई एक जगह था, वहीं पर ये मेन सेंटर था जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो ये एक प्राकृतिक आपदा है जो आपको बता के नहीं आती है। वैसी आपदाएं जो आपको बता के नहीं आती हो, जिससे आपका सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन और आपके जो सामाने हैं वो नष्ट होती है, तो वही कहलाता है डिजास्टर। लेकिन प्राकृतिक द्वारा आया, गॉड के द्वारा ये आपदा आया तो वो नेचुरल डिजास्टर कहलाएगा। ठीक है, कहता है कि अर्थक्वेक एक ऐसा डिजास्टर है जिसको आज तक वैज्ञानिकों ने नहीं भाप पाया कि हमारे पृथ्वी के अंदर हमारा पृथ्वी 3 लेयर से बना हुआ है, कोर है, फिर मेंटल है और फिर क्रस्ट है। तो बाहरी लेयर क्रस्ट है। तो जब कहता है कि कोर काफ़ी गर्म है, तो गर्म होने के कारण ये दबाव बनाता है किस पर, मेंटल पर, और मेंटल किस पर दबाव बनाता है, क्रस्ट पर। तो ये एक एनर्जी है जो बाहर निकलने की कोशिश करती है। अब ये एनर्जी कब फॉर्म करेगी, कब इकट्ठा होकर के बाहर निकलने की कोशिश करेगी, ये इसका वैज्ञानिक पता ही नहीं लगा सकते, या कोई ऐसा मापन नहीं है जिससे पता लगा सके, और अचानक से भूकंप आ जाता है ना। तो पृथ्वी का कांपना, पृथ्वी के कांपने, क्योंकि पृथ्वी पे सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, जब पृथ्वी कांपती है यानी कि पृथ्वी का क्रस्ट जो है वो फट जाता है, डिस्टर्ब होता है, अपने प्लेस पे डिस्प्लेस हो जाना, तो सारी चीज़ें तबाह हो जाएंगी। तो इससे हमारे जीवन, हमारे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, पानी जो है और पेड़ पौधे सारी चीज़ें इंटरप्ट हो जाती है, और सुनामी आने का भी खतरा होता है। सुनामी यानी कि समुद्र की लहरें जब अपने काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो ये सब भूकंप के कारण ही होता है। भूकंप जब इस तरह से पृथ्वी जो है कांपती है, तो जो समुद्र होता है वो उस पर ज्वार भाटा यानी वोल्केनिक इरप्शन होता है, और ये समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, और जिसकी हाइट हमारे मकान की ऊंचाई से भी तीन मंजिला मकान की ऊंचाई से भी दुगनी ऊंचाई से जो है सुनामी की लहरें उठती हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ कारण सुनामी का अर्थक्वेक, भूकंप की लहर, भूकंप के कारण होता है। तो भाई भूकंप आने पर जैसे माइनर अर्थक्वेक पे आपको कुछ नहीं करना है, घर से बाहर तब भी निकल जाइए। किसी तरह का अर्थक्वेक हो, आपको थोड़े से भी झटके महसूस हुए, फौरन आप घर से बाहर निकल जाइए। ये सबसे पहला आपका प्रिकॉशन है ना। अगर भूकंप के झटके आपको महसूस हो रहे हैं तो फौरन आप जिस बिल्डिंग में हैं या जिस मकान में हैं उसको फौरन निकल गए। अगर आप काफ़ी ऊंचाई पर हैं, अगर 3 मंजिले मकान में हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं या आप उतने जल्दी नहीं उतर सकते हैं, तो आप किसी भारी चीज़ से अपने आप को ढक लें, ताकि आपके ऊपर जो भी सामान गिरे सबसे पहले उस कोई स्ट्रॉन्गेबल सबस्टांस को उस अपने माथे पर रख ले। जैसे आप टेबल पे बैठे हुए, चेयर पे बैठे हुए, टेबल के नीचे आप चले जाएं, क्योंकि जो भी सामान गिरेगा तो सबसे पहले टेबल पे गिरेगा, फिर आप पे गिरेगा, तो इससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। दूसरी चीज़ ये कि कभी भी आप जो है कि दीवार व सब के किनारे नहीं खड़ा रहें। अगर ऊपर में छज्जा है तो भी आप वहाँ से हट जाएं।
का कुछ सेफेस्ट प्लेस पे आप चले जाएं, और ज़्यादा हो सके तो आप मैदानी इलाके में जो है आप निकल लें। क्लियर, जिससे कि आप अपनी जान बचा सकते हैं, है ना। क्योंकि भूकंप आने पर लगता नहीं है कि जान बच सकता है, लेकिन फिर भी लोग प्रयत्न करते हैं, है ना। देखिए एक बात है, द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक अकर्ड, देखिए यहाँ पर पृथ्वी पर एक बार बहुत ही जो है डरावना और बहुत ही भयानक जो है भूकंप आया था 1556 में सेंट्रल चाइना में। इससे पूरा जीवन तहस नहस हो गया था। लाइव्स इन द केव्स कार फ्रॉम सॉफ्ट रॉक, दिस ड्वेलिंग कोलैप्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक किलिंग एन एस्टिमेट 8,30,000 पीपल्स। उस समय लोग गुफाओं में रहते थे और फिर भी उस समय लोग को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। 8,30,000 लोगों की मृत्यु इसमें भी हो गई थी। तो ये सबसे डेडलीस्ट अभी तक का भूकंप माना गया है। एक और पार्ट अगर राइट वैल्यूज़ देखें तो राइट वैल्यूज़ में कहता है, इट इज़ ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर दैट वी अंडरस्टैंड दैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिटी एंड जेनरोसिटी। प्राकृतिक आपदा को समझना सबसे पहले बुद्धिमानी है, क्योंकि हम लोग एकता से अगर हम लोग इस पर अमल करें तो हम लोग इस डेंजर से एक साथ मिलकर निपट सकते हैं। तो इससे निपटने के बस एक ही कारण है कि हम लोगों को एकता चाहिए, यूनिटी चाहिए, क्योंकि जब ये खतरा आता है तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आता है, ये सारे पूरे समाज के लिए आता है, पूरे उस लोकेलिटी के लिए आता है। तो हम लोगों को उस समय भाईचारे के साथ और एकता के साथ काम करनी चाहिए और हर एक लोग की मदद करनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबके लिए ना वो डिजास्टर है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एकता से हम लोगों को उसका सामना करना पड़ेगा और दृढ़ता से, है ना। स्ट्रॉन्ग वे टू फाइट अगेंस्ट दिस डिजास्टर्स, है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कीप अ फर्स्ट एड किट अपने साथ, अगर भूकंप आता है तो फर्स्ट एड किट रखें। रन आउट ऑफ द हाउस टू एन ओपन स्पेस इफ़ पॉसिबल, अगर आप कोशिश करें तो बिल्डिंग से या पेड़ों के नज़दीक न खड़ा रहें, तुरंत फ़ौरन उस जगह को छोड़ के आप मैदानी इलाकों में निकल लें, है ना। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, है ना। आगे, अ सडन एंड वेरी हैवी ब्रस्ट ऑफ रेनफॉल ओवर अ स्मॉल एरिया इज कॉल्ड क्लाउड ब्रस्ट। एक और आपदा होता है जब अचानक से ज़्यादा बारिश होने लगती है। क्या होता है तब, जो है बादल जो है वो फट जाता है, क्लाउड जो है बादल जो है वो ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। और आई थिंक जो है वो क्लाउड के ब्रस्ट होने से क्या होता है, ये सब कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है, यहाँ जहाँ पे भूस्खलन होता है, जहाँ पर ज़्यादा बाढ़ आते हैं, वैसे जगहों पर जो है वो बादल का फटना होता है। और एक उत्तराखंड में ये हमेशा होता है, क्योंकि पहाड़ से बादल टकरा जाते हैं और हवाओं के कारण, और बादलों का गुच्छा जब आपस में टकराता है, क्योंकि वो बर्फ होता है, तो आपस में टकराने के बाद वो फट जाता है, और फटने के बाद वह बाढ़ की तरह निकलता है, जिससे कि भूस्खलन और नदियों में अत्यधिक पानी आने के कारण पूरे रोड और पूरे बिल्डिंग्स को तहस नहस कर देता है। ये ज़्यादातर उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में आया। ये हमारा जो ये टॉपिक था, इसको हम लोगों ने क्लियर किया। अब हम लोग फ्लड्स के बारे में देखेंगे। फ्लड्स क्या है, बाढ़ क्या है। तो ये फ्लड्स जो हैं वो अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है, कि फ्लड्स क्या होते हैं, बाढ़ क्या होते हैं। हालांकि बाढ़ के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा बात पढ़ ले तो फ्लड्स अकर व्हेन द वाटर इन द रिवर राइजेज एंड ओवरफ्लोज ऑनटू द रिवर बैंक्स। They are caused by heavy rainfall during the rainy season. And second one, the melting of snow during summer. कहता है कि बाढ़ तब अकर होता है जब नदियों का पानी जो है वो अपने जलस्तर से काफ़ी ऊपर बहने लगता है। और इसका कारण यही है कि अगर किसी इलाकों में ज़्यादातर बारिश हो रही है तो, या बर्फ़ जो है
जैसे कोई नदी, जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो ग्लेशियर जब जल्दी जल्दी पिघलने लगेगी तो गंगा नदी का पानी राइज करने लगेगा और जिससे फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, है ना। तो इसके बारे में हम लोग अगले दिन क्लास में डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, अगले क्लास में हम लोग फिर से इसको देखेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।